तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीड लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और यूनिट 8 यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारत की, जो भारत का भूगोल है उसकी यूनिट, उस यूनिट को नाम दिया गया है भारत और यूनिट का नंबर है यूनिट 8। इसके पहले 4th, 5th, 6th और 7th यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत के भौतिक विभाग, और भारत के भौतिक विभाग ने हमने भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना, जो भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पे फैला हुआ है, उस प्रदेश का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यह भारत का अत्यंत प्राचीन भूभाग है, बहुत प्राचीन है दोस्तों, है ना। सबसे पहले यही बना था, है ना। इसका आकार है त्रिभुजाकार आकार का है और भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। देखो यूँ सबसे बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ, अपन बार बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है और आकार है त्रिभुजाकार। इसका देखो त्रिभुज बन गया ना। और इसके अलावा क्या विशेषता है? इसके अलावा विशेषता ये है कि यह भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। औसत ऊंचाई है इसकी 600 से 900 मीटर तथा इस पठार पे कई पठार मिलते हैं। अब ये दोस्तों ये नहीं है कि प्रायद्वीपीय पठार नाम दे दिया तो एक ही पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना होता है, जिसकी स्थिति हम देखते हैं। सबसे पहले देखो मालवा का पठार, है ना। ये सारे पठार जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसकी स्थिति आपको याद रखनी है, याद मैं ही करा दूंगी। मैप में देखते जाना, बस स्थिति याद होती जाएगी। मालवा का पठार दोस्तों, देखो मालवे के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है, तो अपने को याद रखना राजस्थान, और राजस्थान का एक हिस्सा किससे टच होता है? एमपी से। तो यहाँ पे फैले हुआ है मालवा का पठार, देखो, और ये मैंने लिखा भी है, राजस्थान और एमपी में मिला के, ठीक है। मतलब पश्चिमी तो एमपी हो गया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया। थोड़ा सा आपको स्थिति इनकी याद रखनी है। इसके अलावा हो गए बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एमपी में। तो अब जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे उत्तर प्रदेश है, तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एमपी में, तो ये आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इसके अलावा है बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड का पठार फैला हुआ है पूर्वी एमपी और छत्तीसगढ़ में। अब वो यूपी में था, ये राजस्थान में आ जाए, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। कि देखो एमपी का ये पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ इधर ऐसे बघेलखंड का पठार फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के 3 हो गए, मालवा का पठार जो एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है, बुंदेलखंड का पठार जो एमपी और यूपी में फैला हुआ है, और बघेलखंड का पठार जो एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसलिए इस प्रकार मध्य प्रदेश के 3 पठार हो गए। इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट पठार पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है पूरा का पूरा झारखंड में। तो ये है दोस्तों झारखंड, और यहाँ पे फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड है। और झारखंड में पलामू, धनबाद, रांची, इन जिलों में ये छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इसके अलावा मेघालय और शिलोंग का पठार। अभी यहाँ तक तो ऐसे है भारत। इसके अलावा यूँ पश्चिम बंगाल आ गया, और फिर ये वाला हिस्सा जो है तो मेघालय का पठार फैला हुआ है ना। तो ये मेघालय का पठार इस पठार से अलग हो गया ना, तो होना तो चाहिए उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा, कि जो हिमालय पर्वत ऐसे ऐसे फैला हुआ था उनका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये हिस्सा किसका है? इस पठार का। क्यों? क्योंकि जो इसकी चट्टानें हैं वो इन चट्टानों से मिलती हैं। तो ये जो गैप है, इसके द्वारा जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तब यह पठार इस पठार से, दक्कन के पठार से, प्रायद्वीप पठार से अलग हो गया था और यह अलग पठार बन गया था, है ना। लेकिन ये हिस्सा किसका है? इसी का, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब जो दक्कन का पठार हम बोलते हैं वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में फैला हुआ। मतलब मुख्यतः इन सारे क्षेत्रों में जो फैला हुआ है वह है दक्कन का पठार। कौन कौन से में दोस्तों? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में, ये देखो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, है ना। मतलब यहाँ पे जो फैला हुआ है ये बड़ा सारा भाग, मतलब लगभग सारे ही राज्यों में फैला हुआ है। ऊपर का मध्य प्रदेश छोड़ दो, और केरल, तमिलनाडु में भी कुछ कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा। दक्कन के पठार का तो आप सबको ही पता है। तेलंगाना का पठार तो तेलंगाना में ही हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा तेलंगाना का पठार जो तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा है दंडकारण्य का पठार।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्रा में जो फैला हुआ है वह है दंडकारण्य का पठार। ये याद रखिएगा दोस्तों, नाम भी डिफरेंट है और कई बार पूछ लेते हैं, हार्ड भी है, नाम से याद नहीं रहता। दंडकारण्य का पठार था उड़ीसा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भाग और थोड़ा सा आंध्रा का भाग है ना, इनमें जो फैला हुआ है वह दंडकारण्य का पठार कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा रायलसीमा का पठार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो फैला हुआ है, ये रहा कर्नाटक और ये रहा आंध्रा, इनमें जो फैला हुआ है वो है रायलसीमा का। तो ये हमारे पठार है, कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले तो मालवा का पठार हो गया, एमपी और राजस्थान में मिलाकर मालवा का पठार। बुंदेलखंड का एमपी और यूपी में बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। बघेलखंड का एमपी और छत्तीसगढ़ में। ऐसे क्रम से आप याद रखना, पहले मालवा का आएगा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चलेंगे छोटा नागपुर का पठार आएगा, फिर थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चलेंगे उधर शिलोंग का पठार आ जाएगा। ठीक है, फिर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की स्थिति तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये सारे ही राज्यों में फैला हुआ, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी और थोड़ा सा तेलंगाना में भी है ना। तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। इसके अलावा बच गया दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार आंध्रा, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इनको मिला के दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना का पठार तो तेलंगाना में ही होएगा। और रॉयल सीमा का पठार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, नाम से पता नहीं चलता है। तो कर्नाटक, आंध्रा में रॉयल सीमा का पठार फैला हुआ है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये इन सभी पठारों से मिलकर बना हुआ है, सभी का हिस्सा है, इन सभी से मिलकर जो बना है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये तो हो गया पठार। पठार के अलावा अब दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं इनमें। पठार है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पठार ही पाए जाएंगे, कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं इसमें। तो वो कौन कौन से पर्वत है वो देखते थे। वो क्लियर नहीं आया, थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, पर मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, पहला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला फैली हुई है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। कहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। सर्वोच्च चोटी है अरावली की गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है और कुल लंबाई है 692। तो देखो दोस्तों, गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है, ऐसे आएगी अरावली पर्वतमाला की। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से ये हरियाणा और दिल्ली ऐसे चली जाती है ना अरावली पर्वतमाला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर की गुरु शिखर। ठीक है, ये हो गई अरावली पर्वतमाला। कुल लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों? 692 किलोमीटर। दूसरी जो पर्वतमाला आएगी वो आएगी विंध्याचल पर्वतमाला। गुजरात, एमपी, यूपी और बिहार में। गुजरात में, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार तक चली जाती है। सर्वोच्च चोटी इसकी पारसनाथ है, जो बिहार में स्थित है। तो ये ऐसे आ जाएगी दोस्तों, विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो ये ऐसे दिया, ऐसे है। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर यूपी में और फिर यूं बिहार में चली जाएगी। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो बिहार के इस हिस्से में पाई जाएगी और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ, ठीक है। इसके अलावा तीसरी आ जाएगी सतपुड़ा पर्वतमाला। और ये है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। सर्वोच्च चोटी मध्य प्रदेश में धूपगढ़ नाम से है, ठीक, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों दूसरी जो चोटी आ जाएगी पर्वतमाला है, जैसे ये तो चली गई विंध्याचल, ये मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी। ये चली गई विंध्याचल, एक मिनट, ये तो चली गई विंध्याचल। बाद में आ जाएगी सतपुड़ा पर्वतमाला, जो कि आ जाएगी इधर थोड़ा सा गुजरात, फिर एमपी और फिर ऐसे बिहार तक, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रखना कि गुजरात और विंध्याचल के बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। ये दोनों मतलब नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा दो तरफ दो पर्वत है और बीच में इसके घाटी पाई जाती है और इस घाटी में बहती है नर्मदा नदी, है ना। और सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है ना, और वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा है दोस्तों मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी अमरकंटक एमपी में पाई जाती है। देखो ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनमें फैला हुआ है मैकाल पर्वत। तो सबसे पहले कौन सा आया? अरावली पर्वत गुजरात में, राजस्थान में और फिर हरियाणा और दिल्ली में। फिर आया विंध्याचल पर्वत गुजरात में,
मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार। फिर आया थोड़ा सा सतपुड़ा पर्वत, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में। फिर आया ये मैकाल पर्वत। ऐसे समानांतर से क्रम में 4 पर्वत फैले हुए हैं। तो इसकी अरावली की सर्वोच्च गुरु शिखर हो गई, और सतपुड़ा की, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ हो गई। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई दोस्तों? धूपगढ़ हो गई। और जो एक बच गया मैकाल पर्वत चोटी हो गई अमरकंटक। अमरकंटक से दोस्तों सोन नदी निकलती है, वो आगे हम नदियों में पढ़ेंगे। अब देखो 4 पर्वत तो ये हो गए। अब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें 2 मेन इधर फैला है पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो है पश्चिमी घाट। इधर जो फैला है वो है पूर्वी घाट, है ना। तो ऐसे तो कहने को तो ये पर्वत है ना, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका जो किनारा है, कगार है ना, ये है ना। तो कई बार इनको ये भी बोलते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार माना जाते हैं, और वैसे ये मतलब इसके हिस्से हैं और पर्वत गिने जाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी, ये जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये हम पढ़ते हैं। देखो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी नदी तक ये है 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, किलोमीटर की चौड़ाई। कहाँ से ये देखो, ये ताप्ती नदी यहाँ आती है, जैसे नर्मदा, और नर्मदा के बाद में ताप्ती नदी से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, कन्याकुमारी तक, है ना। लंबाई इसकी हो जाएगी 1600 किलोमीटर, ठीक है। मतलब हमारा पूरा पश्चिमी किनारे पर फैला हुआ, और चौड़ा इसके 50 से 80, औसत ऊंचाई है दोस्तों इसकी 1200 किलोमीटर, है ना, लगभग 1200 किलोमीटर ऊंचा है। विस्तार कहाँ का है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। देखो ये जो पूरा हिस्सा है, कर्नाटक और फिर केरल और तमिलनाडु, क्योंकि ये ऐसे आ जाती है ऐसे, तो केरल में भी हो गई, तमिलनाडु में, और बीच में ये जो छोटा सा गोवा है उसमें, इन राज्यों में यह फैला हुआ है, ठीक है। एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार मात्र है। वास्तव में तो पर्वत श्रेणी नहीं है, जो मैंने बताया था, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका कगार बोल सकते हैं, मतलब उसका किनारा हम बोल सकते हैं कि किनारा जो खड़ा होता है वो पर्वत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी कम ही है ना, इसलिए 1200 मीटर तो इसकी औसत ऊंचाई है ही, ठीक है। अब है दक्षिणी भाग में, इसमें नीलगिरी, अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ मिलती है। नीलगिरी तमिलनाडु में सिर्फ, और सॉरी इससे पहले एक लाइन और है कि इसके उत्तरी भाग में महाबलेश्वर और कलसुबाई दोनों महाराष्ट्र में हैं, ये पर्वत मिलते हैं छोटे छोटे। देखो दोस्तों, महाबलेश्वर और कलसुबाई, यहाँ पे महाबलेश्वर, यहाँ पे कलसुबाई, 2 पर्वत है, दोनों मिलता है यहाँ पे, है ना। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये उत्तरी भाग में मिलते हैं इसके में। और दक्षिणी भाग में क्या मिलता है? दक्षिणी भाग में 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? नीलगिरी, अनामलाई और इलायची, 3 पर्वत श्रेणी भाग में मिलते हैं। नीलगिरी सिर्फ तमिलनाडु में, अनामलाई तमिलनाडु में और दूसरा केरल में, और इलायची तमिलनाडु और केरल में। देखो ऐसे है दोस्तों, ये देखो, ये नीलगिरी तो सिर्फ तमिलनाडु में ही मिलेगा, जो ये नीलगिरी है ये सिर्फ तमिलनाडु में मिलेगा। अनामलाई केरल तमिलनाडु की सीमा पर, इलायची केरल तमिलनाडु की सीमा पर। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया परफेक्ट एकदम वैसे ही मिलती हैं। नीलगिरी सिर्फ तमिलनाडु में और अनामलाई इलायची तमिलनाडु और केरल की सीमा पर मिलती है। आगे लिखा हुआ है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दोदा बेटा की जो दोस्तों वो है 2637 मीटर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी के पहाड़ियों पर मिलते हैं। अनामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, जो 2695, देखो वो तो 2637 थी, ये 2695 मीटर है। अनाईमुडी दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनामलाई की ही एक शाखा है, और अनामलाई की एक शाखा जो अनामलाई पर्वत है उसकी एक शाखा उत्तरी पूर्वी पालनी पहाड़ियों के नाम से उत्तर पूर्व में चली जाती है, और दक्षिण में वो इलायची पहाड़ियों के नाम से आ जाती है। देखो तो सबसे पहले तो इलायची की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेटा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? सॉरी
सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दूसरी जो अनामलाई पर्वत है इसकी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है ना। और अनाईमुडी न केवल अनामलाई की बल्कि जो दक्षिणी भारत है वो वहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है तो वो अनाई सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो भी अनाईमुडी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि इलायची पर्वत के सर्वोच्च चोटी कौन से है तो वो होगा दोदा बेटा। अब अनाईमुडी जो है वो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। और अनाईमुडी से एक शाखा, तो देखो दोस्तों ये जो अनाईमुडी है उसकी एक शाखा तो ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ की तरफ चली जाती है, ये तो पालनी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और जो दक्षिण में एक शाखा आती है वह इलायची पहाड़ियों के नाम से आ जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अनामलाई की ही एक शाखा है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट के दर्रे भी पश्चिमी घाट में कुछ पाए जाते हैं, आपको बस इनका नाम याद रख लेना है। तो 2 दर्रे हैं, थाल घाट और बोर घाट, ये तो पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। और 2 दर्रे हैं, पाल घाट और सेनकोटा, ये पाए जाते हैं केरल में। अब ये नहीं याद रखना कि ये दर्रे कहाँ से कहाँ तक के रास्ते बताते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, इतना लेवल रेट में नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पूछ सकते हैं थाल घाट नाम का दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और बोर घाट नाम का दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और पाल घाट और सेनकोटा कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया पश्चिमी घाट। तो एक बार पश्चिमी घाट फिर से रिवाइज घाट को सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। और इधर ऊपर ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी नदी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश का गार है। इसके उत्तरी भाग में क्या महाबलेश्वर और जो कलसुबाई पर्वत श्रेणियाँ हैं वो दोनों ही कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी भाग में 3 पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों, नीलगिरी तमिलनाडु में और अनामलाई और इलायची दोनों तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा और जो अनामलाई है उसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। और यह जो अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनामलाई की 2 शाखाएं हैं, उत्तरी भाग में पालनी पहाड़ियों के नाम से और दक्षिणी भाग में यह इलायची पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और कुछ दर्रे इसमें पाए जाते हैं, तो इनमें थाल घाट और भोर घाट तो महाराष्ट्र से है। और पाल घाट और सेनकोटा कहाँ के दर्रे हैं? केरल के दर्रे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक 1300 किलोमीटर की लंबाई। वो देखो दोस्तों 1600 किलोमीटर था, लेकिन ये कट रह जाती है। कहाँ से? महानदी से लेकर नीलगिरी तक। आपको दिखाती हूँ। ये जो उड़ीसा है छत्तीसगढ़ के यहाँ से निकलकर और यहाँ ऐसे महानदी आती है उड़ीसा के उत्तरी भाग में, महानदी और से लेकर कर ये इलायची पहाड़ियाँ, ऐसे कहते हैं इलायची पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं, है ना। तो इलायची पहाड़ी तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब महानदी से लेकर इलायची पहाड़ी तक कौन फैला हुआ है? पूर्वी घाट फैला हुआ है, ठीक है। चौड़ाई है 1000 से 200 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट के जैसे ना तो ऊंचे हैं ना ही श्रृंखलाबद्ध है। मतलब जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं और ज़्यादा श्रृंखलाबद्ध मतलब क्रमवार रूप से, मतलब ऐसे शुरू हो गई तो ठेठ वो यहाँ तक फैली हुई है। लेकिन ये वाली क्या है, यहाँ शुरू हो गई फिर यहाँ कट गई, यहाँ शुरू फिर यहाँ शुरू हुई। तो यह जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की तुलना में ऊंचा भी नहीं है और श्रृंखलाबद्ध भी नहीं है। मतलब वो श्रृंखलाबद्ध है, ये नहीं है। घाटों को काटकर नदियों ने तटीय मैदान और डेल्टा बनाए। तो इधर की जो नदियां हैं पूर्वी घाट की, तो उनकी पहाड़ियों को काट कर नदियों ने डेल्टा बना लिया। दोस्तों हमें पता ही है कि इधर ही डेल्टा मिलते हैं, जैसे गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, महानदी नदी भी डेल्टा बनाती है। तो इधर की नदियां जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टे का निर्माण करते हैं। अब है पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की जो चोटियां हैं वो है नल्लामलाई और पालकोंडा, ये दोनों तो आंध्रा में पाई जाते हैं, और जावादी और शेवाई तमिलनाडु में पाई जाते हैं। ये दोस्तों मैंने मैप में नहीं बनाई है, आप इसे एटलस में चेक कर सकते हो, मिल जाएंगे। तो पूर्वी घाट में मुख्य पहाड़ियाँ कौन सी हैं? 2 तो आंध्रा की हैं, नल्लामलाई और पालकोंडा, है ना। और 2 हैं जावादी और शेवराई तमिलनाडु की। आपको ये ऊपर से नीचे अगर आप चेक करोगे यूं ही मिलेगी, नल्लामलाई
आदि, शेवराय और पालकोंडा, यूं ही क्रम से आएंगे। कई बार इनका क्रम जचवा लेते हैं, है ना। तो ये 2 आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगी और 2 कहाँ मिलेंगे, फिर नीचे तमिलनाडु में मिलेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और यह कहाँ मिलती है, उड़ीसा में। पूर्वी घाट की सबसे चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, उड़ीसा में स्थित है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये था दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पठार पढ़े हमने प्रायद्वीपीय पठार के, फिर पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी, और पर्वत श्रेणियों में हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अध्ययन किया। तो ये था हमारा भारत का दूसरा भौतिक विभाग। प्रायद्वीपीय पठार हमने 2 पढ़ लिए हैं, एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, एक प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। 3 भौतिक विभाग हमारे रह गए हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं। ये 2 ही भौतिक विभाग ज़्यादा बड़े थे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों अगर वीडियो लगाओ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।